सो आपका चैप्टर 7 यूनिट 3 इकोनॉमिक्स का, इस चैप्टर का नाम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे इनकम का मतलब क्या हो गया? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनकम का मतलब यहाँ पे नेशनल इनकम करना, और एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या आता है? अपने रिसोर्सेज में आपके आते हैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम। और आपका एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो अपना ये जो यूनिट है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला जो भी यूनिट है, और ये डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाला जो पूरा एक यूनिट है आपका, ये आपको क्या बताता है कि आपकी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आता है? आपकी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आता है, ये अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? अच्छा, सबसे पहले मुझे पीयूष आप बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अपने लास्ट ईयर पढ़े थे इक्विलिब्रियम का एक कंसेप्ट पढ़े थे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर? वो एक पॉइंट होता है जब डिमांड एंड सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। Exactly. तो आपका एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपके डिमांड और आपके सप्लाई मीट होते हैं, वो आपका कौन सा पॉइंट हो जाता है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाता है। तो जब आप नेशनल लेवल की बात करेंगे अपन, तो नेशनल लेवल की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड, जो आप लोगों ने डिमांड किया है, जो पूरे नेशन ने डिमांड किया है, जो नेशन ने डिमांड किया है, तो क्या होता है? नेशन अगर डिमांड करता है, जैसे इंडिविजुअली पीयूष की डिमांड होगी, इंडिविजुअली देवांश की डिमांड होगी, इन सब की डिमांड को अपन लोग ऐड कर देंगे। इंडिया में रहने वाले जितने लोग हैं उन सब की डिमांड को अपन ऐड कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल, राइट? इतना सबको क्लियर है? देवांश क्लियर है ना? एग्रीगेट मतलब टोटल। तो अगर मैंने बोला कि एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या हो गया? मेरे इकोनॉमी में जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी यूनिट्स है, उन सब यूनिट्स के मैं डिमांड को टोटल कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, अब इस एग्रीगेट डिमांड को, इस एग्रीगेट डिमांड ये अगर मार्केट में आएगी, तो इससे सीधी सीधी चीज क्या होगी? आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी चालू होगा, राइट? देवांश ने कुछ डिमांड किया, पीयूष ने कुछ डिमांड किया, बहुत सारे लोगों ने पैन इंडिया कुछ कुछ डिमांड किया, तो क्या होगा? उस इंडिया में उस पर्टिकुलर गुड या उस पर्टिकुलर सर्विसेज का क्या होगा? उस पर्टिकुलर गुड या उस पर्टिकुलर सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन चालू होगा। आज कोई भी बंदा बिजनेस चालू करेगा, कोई भी बंदा प्रोडक्शन यूनिट चालू करेगा, कोई भी बंदा ट्रेडिंग या सर्विस प्रोवाइड करना चालू करेगा, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा? वो सबसे पहले ये देखेगा कि इस पर्टिकुलर चीज की, इस पर्टिकुलर सर्विस की, इस पर्टिकुलर गुड की डिमांड क्या है। डिमांड रहेगी तो वो प्रोडक्शन चालू करेगा, राइट? सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? यस सर, हाँ सही है। तो नेशन वाइड बच्चों, नेशन वाइड आपकी जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, बीट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ सर्विस, जो भी अपन बोलते हैं, वो सारी की सारी चीज आपकी एग्रीगेट डिमांड पे बेस्ड है। मतलब आपका जो डिमांड है, आपके जो कंज्यूमर जो पैन इंडिया जो डिमांड करते हैं, उन डिमांड के ऊपर आपके क्या? आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज बेस्ड है। तो इन शॉर्ट इक्विलिब्रियम लेवल कब आता है? जब आपका एग्रीगेट डिमांड और आपका एग्रीगेट सप्लाई मिल जाता है। तो ये एक जिस्ट है जो अपन आगे के 3 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उस चैप्टर, वो चीज पढ़ने से पहले अपन ये जो फर्स्ट चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है, उसमें अपन लोग कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। मतलब फर्स्ट चैप्टर में अपने को एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। सेकंड चैप्टर में अपने को अप्रोचेस पढ़ने हैं। इसमें 2 अप्रोच होते हैं, एक होता है एडी इक्वल टू एएस अप्रोच, और एक होता है सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है? एंड थर्ड चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि अगर एक्सेस डिमांड होगी तो क्या होगा, और डेफिशिएंट डिमांड होगी तो क्या होगा। तो इस तरह से चैप्टर्स डिवाइड किए हुए। तो कंसेप्ट वही है, अपने को एडी और एएस मिलता है तब अपना क्या होता है? तब अपना इक्विलिब्रियम आता है। तो ये कंसेप्ट के ऊपर अपने को ये आगे के 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है? तो उसके पहले अपन कुछ पहले कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, कंसेप्ट जो अपने को जरूरी है आगे का पूरे चैप्टर समझने के लिए। तो नेक्स्ट पेज पे आओगे आप लोग, सब लोग। तो कंसेप्ट, सबसे पहले एक कंसेप्ट होता है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। ये इसको एक सिंपल चीज है, ये 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है आपको। डिफरेंस बिटवीन जैसा भी कुछ पूछा जा सकता है, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक्स एंटे और एक्स पोस्ट क्या होता है। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, और एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है? रियलाइज्ड। मतलब आप यदि कोई चीज प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्स एंटे अप्रोच यूज कर रहे हो। और किसी चीज को आप रियलाइजेशन बेसिस पे यूज कर रहे हो कि ये हो गया, उसके बाद मैं काउंट करूंगा, तो क्या हो गया? वो आप उसको एक्स पोस्ट
बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो। तो एक्स आंटे कौन सा हो गया? एक्स आंटे मतलब हो गया कि आपने वो चीज अभी स्टार्ट नहीं करी है, राइट? आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने जो प्लान किया आपकी प्लानिंग के हिसाब से आप रिजल्ट्स निकाल रहे हो। और एक्स पोस्ट मतलब क्या हो गया कि अपन जो हो चुका है, जो अपने पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, उन रिजल्ट्स के बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को प्लान, मतलब कुछ भी चीज वो कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो कैलकुलेशंस जब आपकी प्लान्ड होती है तो वो एक्स आंटे होती है, और कैलकुलेशंस जब आपकी एक्चुअल पे ऊपर बेस्ड होती है तो क्या होती है, वो एक्स पोस्ट होती है। दिवांश, एक्स आंटे क्या होता है? सर एक्स एंटे मतलब कुछ प्लान करना और उस बेसिस पे डिसीजंस लेना, इन्वेस्टमेंट करना। ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब अपन प्लान कर रहे हैं आगे से। और एक्स पोस्ट मतलब ऐसा कैलकुलेशन जो आपके एक्चुअल रियलाइजेशन के ऊपर। हाँ, समझ में आ गया आपको? यस सर। ये कंसेप्ट समझ में आ गया सर? ये तो कंसेप्ट बट कहीं ना कहीं एक्स पोस्ट में भी तो प्लानिंग रहती होंगी ना? नहीं बेटा, वो एक कैलकुलेशन का तरीका है कि जो हो गया मैं उसको उसके ऊपर कैलकुलेशन करूंगा। और एक्स एंटे मतलब जो हुआ ही नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ कि ऐसा हो जाए तो कैसा होगा। समझ में आया? एक्स आंटे भी जो होता है वो कहीं ना कहीं पुराने सालों के एक्स पोस्ट डेटा के ऊपर बेस्ड होता है। और एक्स पोस्ट जो होता है, आपने ऑब्वियसली कुछ प्लान किया होगा, लेकिन वो पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मैटर करता है। अगर आप एक्चुअल डेटा से कंपेयर कर रहे हो तो आप एक्स आंटे हो, आप प्लान डेटा कर रहे हो तो यू आर प्लानिंग डेटा, आप क्या कर रहे हो, आप एक्स आंटे कर रहे हो। समझा? बस ये डिपेंड करता है कि आप खड़े कहाँ हो जिस उस चीज के लिए, जो डेटा के साथ आप यूज करो। डेटा कौन सा है, एक्चुअल है तो वो क्या हो गया, एक्स पोस्ट हो गया, और आपका प्लान्ड है तो क्या हो गया, एक्स आंटे हो गया। ठीक है पीयूष, देवांश? यस सर। तो सर आपने एक्स आंटे और एक्स पोस्ट आपने सर पढ़ा तो दिया, लेकिन ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट अभी? मतलब इस चैप्टर में इसका रेलेवेंस क्या है? इस चैप्टर में इसका रेलेवेंस ये है कि अपन जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अपन लोग पढ़ने वाले हैं, वो पूरा का पूरा एक्स आंटे अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। अपन लोग जिसकी थियरी, जो इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ रहे हैं, वो इकोनॉमिस्ट है केन्जियन। केन्जियन थ्योरी जो है वो एक्स आंटे के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो एक्स आंटे कंसेप्ट है जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, जो अपन प्लानिंग टू, वी आर प्लानिंग टू बाय, मतलब अपन एक्चुअली वो नहीं किया, अपन लोग जो करने वाले हैं अगले साल या आने वाले पीरियड में, जो अपन लोग वी आर जो चीज अपन प्लान कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर अपना ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। तो अपना पूरा जो ये चैप्टर है, ये यूनिट जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं, वो एक्स पोस्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो एक्स आंटे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। हाँ, एक्स आंटे नहीं पढ़ना है क्या? हाँ, मतलब एक्स आंटे नहीं लिया है और अच्छे से नहीं एक्स आंटे वो नहीं पढ़ना है ना? और नहीं, एक्स आंटे ही अपने को, समझे देवांश? हाँ, मतलब अपना जो अप्रोच है वो एक्स आंटे अप्रोच रहेगा, एक्स पोस्ट अप्रोच नहीं होगा। समझे? यस। हाँ, तो अपने को ये चैप्टर में ईच एंड एवरी कंसेप्ट अगर आप शुरू से ही नहीं ध्यान दोगे तो आप फिसल जाओगे। तो अपने को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास 10 बार नहीं समझ में आ रहा, 10 बार पूछो, मैं 10 बार पढ़ाने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अटेंटिव रहो थ्रू आउट द क्लास। आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे रोक के बोलोगे सर आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो, नेटवर्क का देखो, आप लोग मुझे रोक के बोल देना। ठीक है? तो सबसे पहला डेफिनेशन है आपका एग्रीगेट डिमांड का। आई एम होपिंग कि आप दोनों के पास बुक है अभी, है ना? ठीक है, पेज नंबर 89 एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ। Aggregate demand refers to the total value of final goods and services that all the sectors of economy taken together are planning to buy at a given level of income during a given period of time. अच्छा, अब इस definition में important words कैसे हो गए? Aggregate demand to refers to what? First, total value of final goods and services. Total value of what? All the final goods and services. Total value of final goods and services. ये पहला पॉइंट। दूसरा, दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी टेकन टुगेदर, मतलब सारे सेक्टर्स ने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करी, उन सबका अपन टोटल करेंगे। आर प्लानिंग टू बाय मतलब उन्होंने एक्चुअली खरीदा नहीं है, दैट दे आर प्लानिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। मतलब एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे
एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे जब आपकी इकोनॉमी में सारे के सारे जो आपके यूनिट्स है वो सारे के सारे यूनिट और सारे के सारे सेक्टर्स अपने फाइनल गुड्स की डिमांड को एग्रीगेट टोटल कर देते हैं, तो अपने को क्या मिलता है बच्चों? देवांश, एग्रीगेट डिमांड। aggregate demand. So what is aggregate demand? Aggregate demand refers to total value of final goods and services that all the sectors in an economy are planning to buy at a given period of time. क्योंकि आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आपकी डिमांड पॉइंट पे चेंज होती रहती है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ऑब्वियसली गिवन लेवल ऑफ इनकम पे ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास बेहिसाब पैसा रहेगा तो आप तो हर चीज डिमांड करोगे, राइट? है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या जरूरी है? एक गिवन लेवल ऑफ इनकम, एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम एंड लेवल ऑफ इनकम आपकी डेफिनेशन में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, इट इज सिंपली द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट है। एक्स आंटे क्यों है? क्योंकि ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। दे आर प्लानिंग टू बाय, उन्होंने एक्चुअल बाय किया है कि नहीं? आपके ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी क्या कर रहे हैं? दैट दे आर प्लानिंग टू बाय। क्या कर रहे हैं देवांश? All sectors of economy are planning to buy. Planning to buy, exactly. ठीक है? By the definition of goods and services purchased for consumption investment are called final products. In other words, AD, aggregate demand, equals to the total expenditure on consumption and investment that all the sectors of economy taken together plan to undertake at each income level. अच्छा, अब मुझे बताओ कि अपन को क्या करना है? अपने को पता लगाना है कि सारे सेक्टर्स जो है इंडिया में टेकन टुगेदर, सब सेक्टर्स ने कितने फाइनल गुड्स की डिमांड करी। तो आप क्या बोलोगे? 12,000 कपड़े, 13,000 सब एप्पल, 14,000 ये, उसके बाद 5 करोड़ लैपटॉप्स, 10 लाख गाड़ियां। ऐसे बोलोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा देवांश? एग्रीगेट डिमांड नहीं सर, ऐसे अपन लोग के पास इननंबरेबल आइटम है, एंडलेस आइटम है, राइट? है ना? yes. अपन लोगों को एक कॉमन मेजर चाहिए रहेगा कि नहीं रहेगा इवैल्यूएट करने के लिए? हाँ, एवरेज चाहिए रहेगा। तो कॉमन मेजर अपन लोग कौन सा यूज करते हैं? मनी, राइट? अपन जनरली yes, क्योंकि मनी के टर्म्स में आप सबको कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हैं। दोनों जन हाँ या ना बोलेंगे जितने क्वेश्चन पूछूंगा मैं। मतलब आप लोग टेक ऑफ कैलकुलेशन के लिए आप लोग को मालूम है कि भाई इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को मैं क्वांटिटीज में करूंगा तो बहुत सेंसलेस हो जाएगा, तो आप उसको पैसों में करोगे कि नहीं करोगे कन्वर्ट? हाँ सर, पैसे में करेंगे। अच्छा, अब अपने को कौन सा इन्वेस्टमेंट है? एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट है कि एक्स पोस्ट है? एक्स आंटे। एक्स आंटे। एक्स आंटे मतलब क्या हो गया कि व्हाट यू आर प्लानिंग टू बाय, है कि नहीं? हाँ। आप लोग जब प्लानिंग टू बाय कर रहे हो, मतलब बाय करोगे तो आपको इन रिटर्न क्या देना पड़ेगा? मनी, पैसा दोगे। पैसा दोगे मतलब आपका एक्सपेंडिचर हुआ, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। खर्च हुआ। एग्रीगेट डिमांड को टोटल करने का सिंपल तरीका नहीं हुआ कि आप लोग जो भी प्लान कर रहे हो खरीदने का, उन सब के लिए जो आप बदले में पैसा दोगे, खर्चा करोगे, बदले में जो भी खर्चा करोगे उन खर्चे को टोटल कर देना चाहिए अपने को। सही तरीका होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, एक रफ फिगर आ जाएगा। आप लोग क्या करोगे? सपोज अपनी इकोनॉमी में 1 करोड़ लैपटॉप बिकने वाले हैं, एक लैपटॉप 10 रुपए का है, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, हाँ अज्यूम मत कर लेना। एक लैपटॉप यदि आपका 10 रुपए का है, तो आप लोगों को जब मेरे को निकालना है कि अपना प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड डिमांड कितनी होगी लैपटॉप की रुपयों के टर्म्स में, तो मैं 10 करोड़ बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? हाँ बोलिए ना। तो ये मुझे बताओ, एक तरीके से जब अपन पूरे खर्चों को टोटल कर देंगे, पूरे प्लान्ड एक्सपेंडिचर को टोटल करेंगे साल भर में, इकोनॉमी के अंदर साल भर में होने वाले पूरे प्लान्ड एक्सपेंडिचर को मैं टोटल कर दूंगा, तो मेरे को अपनी इकोनॉमी के अंदर होने वाली एग्रीगेट डिमांड नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। खर्चा है क्या? आप खर्चा करते क्यों? क्योंकि इन रिटर्न आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कोई गुड मिलेगा या कोई सर्विस मिलेगी, राइट? सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। एग्जैक्टली, आप कुछ डिमांड करोगे तभी आप खर्चा करोगे। आप खर्चा कब करते हो? जब आपको पता होता है कि बदले में आपको कुछ गुड या कुछ सर्विस मिलेगा, राइट? तो आपकी डिमांड होती तभी आप खर्चा करते हो कि नहीं करते हो? कि ऐसी मना है पैसा खर्च करके आ जाते हो? आप डिमांड ही करते हो ना। हाँ, डिमांड नहीं भी।
इन शॉर्ट, यदि मेरे को एग्रीगेट डिमांड पता लगानी है तो मैं साल भरी में अपने यहाँ के जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उन सबको मैं टोटल कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा खर्चा, डिमांड, टोटल एग्रीगेट डिमांड मिलेगा। हाँ, वेरी गुड। तो एग्रीगेट डिमांड में अपन को क्या करना है, अपन लोगों को इन शॉर्ट सारे खर्चे टोटल करना है। अब ये देखो, ये एक ही चीज को देखने के दो तरीके हो गए। मैं यहाँ पे डिमांड को टोटल नहीं कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि कन्वीनियंस ही नहीं थी मेरे पास। कन्वीनियंस क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरे पास क्वांटिटीज में थे कि मेरे को साल भर में कौन से गुड्स और कौन से सर्विसेज लगने वाले हैं, राइट। लेकिन मैंने उसको मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया तो काउंट कौन से पॉइंट में करूंगा कि जो जो जब इंसान खर्चा करने की प्लानिंग में वो खर्चा जो प्लान एक्सपेंडिचर वो करने वाले उन एक्सपेंडिचर को मैं टोटल कर दूंगा, तो मुझे वेरियस कमोडिटीज जो होने वाली है साल भर में उसकी डिमांड का पता चल जाएगा। दोनों को ये कंसेप्ट समझा बच्चों? हाँ सर। पक्का? यस सर। एकदम अच्छे से समझा? हाँ। तो हाँ। सिंपल चीज है कि आप लोग जो भी खर्चा कर रहे हो वो खर्चे को आप इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे देवांश खर्चे करने की प्लानिंग कर रहा है, जो पीयूष खर्चा करने की प्लानिंग कर रहा है, आप दोनों ने मिलकर जो प्लान किया है खर्चे को, व्हाट एक्सपेंडिचर यू हैव प्लान, मतलब आपकी साल भरी की एक तरह से मुझे प्लान डिमांड मिल गई, राइट? मॉनिटरी टर्म्स में राइट। वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। तो अब जो खर्चे हैं, जो अपने खर्चे होते हैं, अपन को इनकम एक्सपेंडिचर मेथड याद है ना, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। तो खर्चे को कैसी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? उन खर्चों को जो अपन लोग करने वाले एग्रीगेट डिमांड टोटल करने के लिए, उन खर्चों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहला प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, समझ में आया? पीएफसी जैसा एलिमेंट हो गया, ये दिख रहा है आप लोगों को कंपोनेंट्स नीचे? हाँ। सबसे पहला क्या? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, नीचे लिखी हुई है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हियर मींस द प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउसहोल्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक गिवन लेवल ऑफ इनकम और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो प्राइवेट हाउसहोल्ड कौन सा कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए जो खर्चा करते हैं खुद के ऊपर, वो खर्चा कौन सा हो गया? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब वो पीएफसी वाला एलिमेंट हो गया ना, जो बंदा खुद के ऊपर करना चाहता है, पर्सनल खर्चा, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा मतलब पर्सनल खर्चा। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबको समझा? हाँ सर। दूसरा खर्चा, यस सर। दूसरा खर्चा मैंने आपको क्या बताया था? या तो इंसान किस पे खर्चा करता है? अपने पर्सनल खर्चा करता है, या तो अपने बिजनेस में खर्चा करता है, राइट? परमिशन अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जीडीसीएफ। पीएफसी मतलब क्या हो गया? खुद के ऊपर होने वाला खर्चा। जीडीसीएफ मतलब क्या हो गया? बिजनेस में होने वाला खर्चा। बिजनेस में होने वाला खर्चा 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। सबसे पहला क्या था? जीडीएफसीएफ मतलब कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा, और दूसरा क्या था आपका? परचेजेस, चेंज इन स्टॉक करते थे कि नहीं करते थे? हाँ सर। सर तो ये वही है ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जो बिजनेस पे खर्चा किया वो। एग्जैक्टली। जो सेकंड पॉइंट दिख रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सेकंड पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ बोलो बच्चों, ना बोलो, कुछ बोलो। हाँ सर। सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। These capital goods are in the form of machinery, building, equipment and inventory. समझ में आया आप लोगों को? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल गुड्स, जो आप साल भर में प्लान कर रहे हो। कैपिटल गुड्स मतलब क्या हो गया? आपका मशीनरी, आपका इक्विपमेंट्स, आपकी बिल्डिंग। कोई भी फिक्स असेट्स हो सकता है ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पलटो, पीछे पेज पलटो, देखो डेफिनेशन क्या लिखे आगे। इन्वेस्टमेंट कंप्राइजेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ए फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस एसेट्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, सेकंड इन्वेंटरी एंड थर्ड रेसिडेंशियल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ बेटा, मेरा बीच में हैंग हो गया था। अब आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। बोले। हाँ, तो आपका ये जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर सेकंड हिस्सा कौन सा हो गया? अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कितने हिस्से हैं आपके? एक पहला हिस्सा है आपका कैपिटल गुड्स, फिक्स्ड एसेट वाला। दूसरा हिस्सा कौन सा हो गया? परचेजेस, मतलब आपका जो इन्वेंट्री खरीदते हो वो। और तीसरा कौन सा हो गया? रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। समझ में आया दोनों को? तीनों पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। एग्जैक्टली। यस सर। तीसरा वाला वही है अपना, जैसा अपना जीएफसी वाला एलिमेंट था ना, इस चैप्टर में भी तीसरा एलिमेंट कौन सा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार आपके लिए क्या करती है बच्चों? फ्री ऑफ कॉस्ट
क्या करती है? फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आया? तो तीसरा एलिमेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ ना बोलेंगे सब, हाँ। चौथा एलिमेंट कौन सा है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। समझ में आया? यस। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया। अपन वापस से रिवाइज करेंगे। अच्छा देवांश मुझे बताओ, मैंने एग्रीगेट डिमांड को एक्सपेंडिचर से क्यों इक्वेट किया, क्यों रिलेट किया? सर क्योंकि अगर कोई मतलब अब मुझे कोई चीज लेना है और डिमांड उस चीज की, तो फिर मैं उस पर थोड़े एक्सपेंसेस करूंगा। हाँ उसमें खर्चा एंड वो चीज खरीदूंगा तो पैसा खर्च होगा, एंड मैं मनी दूंगा तो एक्सपेंडिचर हो गया, इसलिए वो रिलेटेबल है। वो टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की। एग्जैक्टली कि यदि आपको टोटल निकालना है कि साल भरी में मैंने या एक इकोनॉमी में कितना डिमांड हुआ, प्लान डिमांड होने वाला है, तो आप क्या करोगे? सबका प्लान एक्सपेंडिचर टोटल कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि साल भर में गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या रहने वाली है। तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन लोग डिमांड को क्वांटिटीज में नहीं निकाल के अपन को मॉनिटरी टर्म्स में निकालना है, और मॉनिटरी टर्म्स में निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबके प्लान एक्सपेंडिचर को अपन लोग टोटल कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है दोनों को? हाँ सर। एग्जैक्टली मतलब समझ में आ गया ना? हाँ तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन से देवांश बताओ। सर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट एक्सपेंडिचर कौन सा होता है पीयूष? सर ये एक्सपेंडिचर है जो कंज्यूमर यूज करता है अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए। हाँ मतलब कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्चा करते हैं अपन लोग, प्राइवेट खर्चा करते हैं कंज्यूमर गुड्स के लिए इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हाँ एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या हो गया आपका? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो आप अपने बिजनेस में करते हो या आप जो बाकी खर्चे करते हो, तो इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है फिक्स्ड एसेट खरीदा आपने, दूसरा आपने इन्वेंट्री खरीदा, तीसरा आपने रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन यदि कुछ किया तो उसके ऊपर होने वाला खर्चा। चौथा एलिमेंट कौन सा हो गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जो सरकार आपके लिए खर्चा करती है और बदले में आपसे कुछ अलग से पैसे नहीं मांगती है, मतलब ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे हैं वो। एंड लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट डिमांड अपन ने कैसे कैलकुलेट किया? सारे खर्चों को ऐड करके। तो मोटा मोटी इसका तरीका कौन सा था? आपका एक्सपेंडिचर मेथड वाला तरीका था। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मींस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड टू बी प्रोड्यूस्ड। प्लान्ड टू बी प्रोड्यूस्ड क्यों है? क्योंकि अपन लोग कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं बच्चों? एक्स एंटे। एक्स आंटे अप्रोच फॉलो करें। एक्स आंटे अप्रोच में क्या होता है आपका? एवरीथिंग विच इज प्लान्ड टू बी या होने वाली है, जो अपन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो अपन प्लान्ड प्रोडक्शन बोलते हैं, वो आपका एक्स आंटे में आता है। तो यहाँ पे क्या है? एग्रीगेट सप्लाई मींस द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज planned to be produced by all production units in the economy taken together during a given period। मतलब आपने जो डिमांड कर लिया वो तो क्या हो गया? आपने जब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड किया तो अपन ने एग्रीगेट डिमांड को टोटल किया, सबके इंडिविजुअल डिमांड को टोटल कर दिया। अब अपन लोग एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हैं तो अपने को किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सप्लायर ऑफ सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया? जो देवांश यदि प्रोडक्शन कर रहा है कुछ गुड्स का, पीयूष कुछ प्रोडक्शन कर रहा है सर्विसेज का, अपनी मैग भी कुछ प्लान कर रही है या कुछ सर्विसेज या कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रही है, तो अपन क्या करेंगे? जो भी आप लोग साल भरी में प्रोडक्शन प्लान करने का सोच रहे हो, गुड्स और सर्विसेज और कुछ भी, तो वो सब जो चीज होगी उनका जब अपन एग्रीगेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। The value of this output equals to the factor cost planned to be incurred on producing this output and which the producers expect to recover during the period. The cost includes expenditure on payments, wages, rent, interest and profits by production unit। अच्छा, अपन ने अब क्या किया था? जब अपने को डिमांड टोटल करना था बच्चों, तो अपन ने क्या किया? अपन ने उसको मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया, राइट? मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया तो कैलकुलेशन का सबसे सिंपलेस्ट पॉइंट कौन सा था अपने को? कि भाई अपन एक्सपेंडिचर वाला तरीका यूज करेंगे, राइट? हाँ yes. सर।
हाँ, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे आपको निकालना है कि मैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो कि अब आपको मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे मॉनिटर्स कन्वर्ट करने के लिए कि सबका आप खर्चा निकाल सकते हो, राइट? प्रोडक्शन का कॉस्ट निकाल सकते हो। अब कॉस्ट कैसे निकालोगे? मैंने आपको क्या बताया था कि आपके प्रोडक्शन में कौन चार इन्वॉल्व होता है? लैंड प्लस लेबर प्लस फैक्टर, मतलब प्लस लैंड लेबर कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर, राइट? यस सर। तो खर्चा भी इन्हीं चारों में बंटता होगा, कॉस्ट, हाँ है ना? तो खर्चा मतलब क्या हो गया? अगर आज यदि आप एंटरप्रेन्योर हो या आप कोई सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज या आप प्रोडक्शन यूनिट वाले हो, तो आपको खर्चा क्या होगा? जो आपको लैंड को देना है, जो आपको लेबर को देना है, जो आपको कैपिटल को देना है, और आप खुद के लिए भी तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे प्रॉफिट लोगे कि नहीं लोगे? लेंगे, वही होगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? अभी यहाँ पे अपन इनकम मेथड की तरफ आ जाएंगे। अपन ये देखेंगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि सप्लायर जो प्लान कर रहा है सप्लाई करने को साल भरी में, वो आपने मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया, और मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद सबसे आसान तरीका कौन सा है कि भाई इन सब की कॉस्ट टोटल कर लो। कॉस्ट को टोटल कर दोगे तो आपको पैसों की टर्म्स में पता चल जाएगा कि अपने इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई कितना है, राइट? यस सर। हाँ, तो नीचे एक और नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। बाय डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट रिसीव्ड इक्वल्स नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इनकम मेथड में अपन करते हैं क्या? यही चारों एलिमेंट को ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ सर। नेशनल इनकम की इनकम मेथड में अपन यही तो करते हैं, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। देवांश करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। Therefore, value of aggregate supply and national income are the same. It means that aggregate supply always equals your national income. मतलब जो भी आपकी national income है वही आपका aggregate supply है। समझ में आया? Aggregate supply is also national output. Therefore, aggregate supply is equal to your national output, which equals your national income. समझ में आया? यस सर, समझा। ये मतलब ये कंसेप्ट में आपके फेर नहीं है ना बिल्कुल भी? क्या? ये कंसेप्ट में आपको कोई डाउट नहीं आया ना अभी तक? तब मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो इधर डाउट आया है, हाँ, मुझे वापस घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका कंसेप्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप दोनों के पास किसी के पास फोन खाली पड़ा है तो मुझे प्रोपेंसिटी का मतलब देख के बताओ क्या होता है। डिक्शनरी मीनिंग देख के बताओगे आप लोग? प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? नीड होगी। नीड होगी। नीड मतलब प्रपोर्शन नहीं, नीड नहीं, प्रपोर्शन। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन। When this proportion is expressed as the ratio between total consumption expenditure and total income, it is termed as average propensity to consume, and it is the total consumption expenditure as proportion of total income. तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि आपकी कमाई का वो हिस्सा जो आप कंजम्पशन में खर्च कर देते हो। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होगा देवांश? आपकी कमाई का वो हिस्सा जो आप किस में खर्च कर देते हो? कंजम्पशन में खर्च कर देते हो। समझ में आया कि नहीं आया? महक, देवांश, पीयूष, समझ में आया? मतलब एक्सपेंडिचर हो गया ना। सर एक बार फिर से। आपने कुछ कमाया, आपकी कमाई हुई x समझ लो, ठीक है? हाँ, हाँ। और आपका खर्चा कितना हो गया? y। तो आपका एवरेज, ऑन एन एवरेज आपने कितना खर्च किया? भाई मेरी कमाई का मैंने इतना हिस्सा खर्च कर दिया। मतलब आपकी कमाई का वो हिस्सा जो आप कंजम्पशन में खर्च कर रहे हो वो क्या हो गया? आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह की होती है, एक होता है एपीसी, एक होता है एमपीसी। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या हो गया? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम, मतलब एज अ परसेंटेज निकालना हो गया ना एक तरीके से। ऑन एन एवरेज आपने कितना किया, तो कैसे निकालते हो? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। मतलब आपने जितना कमाया है उसको y बोलोगे, नीचे लिखा हुआ है देखो C/Y, और C मतलब क्या हो गया? आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आया? यस, समझा। तो देखो एक बार एमपीसी
समझा दो ना। तो हाँ, एपीसी का मतलब एवरेज और एमपीसी मतलब एमपीसी मतलब मार्जिनल, वो अपन पढ़ेंगे क्या होता है। अच्छा, अब आपकी कमाई, कमाई को अपन बोलेंगे वाई। कमाई के क्या हिस्से होते हैं बेटा? एक हिस्सा होता है आप खर्च करोगे, दूसरा हिस्सा होता है आप सेव करोगे, तीसरा कोई हिस्सा हो सकता है? इन्वेस्ट। नहीं नहीं, तो सेविंग में हो गया, इन्वेस्टमेंट मतलब सेव ही हो गया ना, है ना? नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो आपकी कमाई जो होती है उसके दो हिस्से होते हैं, क्या होते हैं? y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, है ना? सी मतलब क्या हो गया? कंजम्पशन, एंड एस मतलब क्या हो गया? सेविंग। मतलब आप अपनी कमाई को दो हिस्सों में बांट सकते हो, एक हिस्सा कंजम्पशन हो जाता है तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया? आपका सेविंग हो गया, राइट? ये सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ सर। हाँ, तो मुझे बताओ, एवरेज जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? कि इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर लिया। तो प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होगा? इनकम का वो हिस्सा जो आपने सेव कर लिया। समझ में आया? हाँ, मतलब उसका अपोजिट, उल्टा हाँ, उसका। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हो गया? इनकम का वो हिस्सा जो आपने क्या किया? कंज्यूम कर लिया। और प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या हो गया? इनकम का वो हिस्सा जो आपने सेव कर लिया। समझ में आया तीनों को? हाँ सर। हाँ तो प्रोपेंसिटी टू सेव कर रहा हूं मैं अभी, फिर आपको मार्जिनल में एक साथ पढ़ाऊंगा। प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब क्या हो गया? प्रोपेंसिटी टू सेव इज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड। अब एपीसी मतलब क्या हो गया? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या हो गया? सी बाय वाई, सी अपॉन वाई। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा? एस अपॉन वाई। समझ में आया? बेसिक मैथ से बेटा, हाँ हाँ सर। सर समझा। समझ गया ना? सी बाय वाई मतलब क्या हो गया? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और आपका वो क्या हो गया फिर? एस बाय वाई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग प्लस इनकम। अब समझ लो, आपके एक पर्टिकुलर साल में इनकम थी 6 लाख, अगले साल बढ़ के आपकी वो इनकम हो गई 7 लाख, है ना? तो आपकी इनकम में मार्जिनल इंक्रीज कितना आया? 1 लाख। 1 लाख। तो वो जो 1 लाख आपका इंक्रीज हुआ है, तो आपकी इनकम इंक्रीज के साथ साथ आपके खर्चे भी इंक्रीज होंगे हाँ और आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज होगी। हाँ हाँ तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या हो गया? वो जो आपकी 1 लाख इनकम इंक्रीज हुई है, जो आपकी 1 लाख इनकम इंक्रीज हुई है, उस इंक्रीज जो 1 लाख में से आपने अपना खर्चा कितना किया। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब उस 1 लाख में आपकी सेविंग कितनी है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो एक होता है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, जो आपकी उस साल की इनकम का खर्चा और सेविंग बताता है। दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब जो आपकी इंक्रीज इन इनकम हुई है, उस इंक्रीज इन इनकम में एक्सपेंडिचर को कितना एट्रीब्यूट हुआ है और आपके सेविंग्स को कितना एट्रीब्यूट हुआ है, सिर्फ उस इंक्रीज में। जैसे आपकी यहाँ पे 6 लाख से 7 लाख बढ़ी, तो 1 लाख जो इंक्रीज हुई है, उस 1 लाख इंक्रीज में आपने सेविंग्स को कितना दिया है एंड आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना एट्रीब्यूट किया है। समझ में आया? सर आप कैसे इसकी समझा। रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। हाँ बेटा, वो मैं सेंड करने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है। समझ में आया आपको देवांश, पीयूष? हाँ हाँ, तो हाँ सर। अब नीचे एमपीसी का फॉर्मूला देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब मैं इंक्रीज होने के पहले कितना करता था और इनकम इंक्रीज होने के बाद कितना करता हूँ, डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम 1 लाख, है कि नहीं? हाँ सर। मतलब मेरी इनकम 1 लाख बढ़ी तो मेरे खर्चे कितने बढ़े, वो ऊपर लिखा हुआ रहेगा। और सिमिलरली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला हो गया कि भाई मेरी इनकम जितनी चेंज हुई उस हिसाब से मेरी सेविंग्स कितनी चेंज हुई। समझ में आया? हाँ सर समझा। हाँ, तो 4 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, देखो, एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, एपीएस इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। अच्छा, अभी आप एपीसी प्लस एपीएस करोगे तो आपको 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
हाँ 1 मिलेगा। है ना, क्योंकि Doing C प्लस plus एस क्या होता है, C NDT। प्लस एस होता है आपका y, है ना, और डिनोमिनेटर आपका y है, तो y अपॉन y हो जाएगा, और y अपॉन y इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। हाँ तो APC प्लस APS इक्वल टू 1। सिमिलरली MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। कैसे सर? वो 1 लाख जो मेरी इनकम बढ़ी थी देवांश, याद है आपको? 1 लाख अपनी इंक्रीज हुई थी इनकम, है ना? हाँ तो उस 1 लाख में से आपने क्या किया, आपने 70,000 तो कंज्यूम कर लिए और 30,000 आपने सेविंग कर लिया, तो आपकी 70 प्लस 30 वापस बराबर 1 लाख हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो आपका MPC प्लस MPS भी क्या होता है, इक्वल्स टू 1। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। टेंशन मत लो, ये वीडियो मैं अभी YouTube पे डाल रहा हूँ, और उसके अलावा अपन लोग वापस से एक बार कल जब चालू करेंगे तो ये कंसेप्ट को वापस ब्रश अप करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आपके 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, और ये आपके आगे वाले चैप्टर्स का फाउंडेशन है। लेकिन आज जितना समझा उतना समझ में आया ना दोनों को? हाँ सर समझा। चलो ठीक हाँ है। सर। तो ये चैप्टर में बेसिकली इतना ही है, बट एक क्लास और मैं कल लूंगा, इसको रिवाइज करूंगा, फिर इसके क्वेश्चंस अपन लोग सॉल्व करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब पे डालूंगा। ओके सर।